नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आर्कियो वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में मगध का उत्कर्ष हम देख रहे हैं और आज मैं बात करूंगा नंद वंश के बारे में और उग्रसेन महापद्मनंद के बारे में हम जानेंगे। हमने अब तक देखा कि किस तरीके से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष धीरे धीरे होता रहा। बिंबिसार ने सबसे पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की सीमाओं को अपने राज्य क्षेत्र से बाहर किया। इसके बाद अजातशत्रु ने किस तरीके से मगध की सीमाओं को हिमालय की तलहटी तक पहुंचा दिया। शैशुनाग ने अवंती राज्य को मिला लिया और उसी क्रम में आज हम देखेंगे उग्रसेन महापद्मनंद को। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शैशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन अथवा महानंदिन का अंत कर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शैशुनाग वंश के महाप्रतापी शासकों में शिशुनाग, कालाशोक जैसे लोगों का नाम आता है। उसमें सबसे अंतिम शासक का नाम महानंदिन अथवा नंदिवर्धन मिलता है और यह माना जाता है कि महापद्मनंद संभवतः उसकी सेना में सेनापति था और उसने अपने राजा की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त कर लिया था। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। तो जो महाबोधिवंश है बौद्ध ग्रंथ, उसमें उग्रसेन नाम मिलता है महापद्मनंद का, जबकि ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों विशेषकर पुराणों में उसका नाम महापद्म मिलता है। तो इस तरीके से इसके नाम को लेकर थोड़ी सी समस्या दिखलाई देती है कि पुराणों में कुछ और मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में कुछ और मिलता है। ऐसे क्रम में बहुत सारे इतिहासकार यह कहते हैं कि जब कोई कंट्रोवर्सी आए तो जो बौद्ध ग्रंथ के प्रमाण है उनको ज़्यादा प्रमाणिक माना, इसलिए इसका सही नाम उग्रसेन ही रहा होगा। बाद में इसका नाम महापद्मनंद पड़ा होगा जब इसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की होगी। विष्णु पुराण के अनुसार महापद्म निम्न कुल जन्मा था जो अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। यह इसे अपरो परशुराम अथवा दूसरे परशुराम के समान बतलाता है। तो पुराणों में एक आख्यान में नंदन परशुराम है और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। उसी तरीके से विष्णु पुराण कहता है कि महापद्मनंद ने बहुत सारे राजाओं का विनाश करके फिर मगध की सीमाओं को बढ़ाया था। इसीलिए इसको अपरो परशुराम या फिर द्वितीय परशुराम या द्वितीयायु भार्गव भी कहा जाता है। चूंकि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुराणों का काल निर्धारित न होने के कारण उसमें वर्णित संदर्भों को पूर्णतः सत्य मानना समीचीन नहीं प्रतीत होता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, वो इस बात पर सहमत होते हैं कि पुराणों की अभी कोई डेटिंग नहीं निकल कर सामने आई है। वैसे मोटा मोटा 300 BC से लेकर के 500 AD तक या बहुत बाद तक भी मानते हैं इतिहासकार की इसकी रचना होती रही है। इसलिए इसमें वर्णित संदर्भों को कहीं कहीं सत्य नहीं माना जाता है और देखा जाता है कि उसके इतर जो समकालीन या कुछ बाद के दिखलाई देने वाले ग्रंथ हैं उनके संदर्भ सही हो जाते हैं। आगे चलें। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार यह नापित या नाई पिता की संतान था। संभवतः इसीलिए पुराण इसे निम्न कुल जन्मा मानते हैं। तो जो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है इसके अनुसार यह नाई पिता की संतान था और शायद इसीलिए जो पुराण है, विष्णु पुराण है, वो इसको निम्न कुल जन्मा मानता है। और इस नाई पिता की संतान होने के प्रमाण और अलग अलग ग्रंथों तथा कुछ लेखकों से भी पता चलता है, तो उनको देखते हैं। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र में इसे नापित दास कहा गया है या नाइयों का दास कहा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका में नंदों को अज्ञात कुल का बताया गया है कि उनका जन्म अज्ञात कुल में हुआ था, उनके कुल का पता नहीं है। इसी आधार पर देखें तो यूनानी लेखक कर्टियस, जो कि सिकंदर के बारे में बताता है और कहता है कि सिकंदर के समकालीन जो नंद शासक धननंद था उसका पिता जो अग्रमीज अर्थात उग्रसेन था वह नाई था।
तो इस तरीके से लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं उसके अलग अलग संदर्भ मिल रहे हैं। तो संभवतः महापद्मनंद नाई जाति से संबंधित रहा होगा या नापित रहा होगा। यूनानी लेखक डायोडोरस भी इसे यूनानी ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं इसको नाई बताते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये निम्न कुल जन्मा रहा होगा। आगे देखें तो नंद वंश के राजाओं का उल्लेख हम देखेंगे कि नंद वंश में कितने राजाओं की बात कही जाती है। तो नंद वंश में कुल 9 राजाओं की बात कही जाती है, इसीलिए ये नव नंद कहलाते हैं। इनमें से पहला उग्रसेन, दूसरा पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशालक, दशसिद्धक, और आगे देखें तो फिर कैवर्त और धन। धन जो है सबसे आखिरी राजा माना जाता है और इसी को धनानंद भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसको घनानंद भी कहते हैं। इसमें से उग्रसेन ही महापद्मनंद के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, बाकी अन्य 8 उसके पुत्र बताए गए हैं। तो जो इसमें से सबसे पहला राजा उग्रसेन है उसी को महापद्मनंद के रूप में इतिहासकार जानते हैं, बाकी जो 8 राजा हैं वो इसके पुत्र बताए गए हैं। आगे अब देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से कि उग्रसेन महापद्मनंद की उपलब्धियां क्या रही थीं और इतिहास में हम उसको क्यों जानना चाहते हैं या इतिहास में क्यों उग्रसेन महापद्मनंद का नाम लिया जाता है। तो महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य के विस्तार में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उसने निम्नवत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो महापद्मनंद उग्रसेन महापद्मनंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ अतिरिक्त राजवंशों को जीत करके किया था जो पहले नहीं जीते गए थे, उनको देखते हैं। तथा कुछ पहले जीते गए थे, बाद में उन्होंने शेषनाग वंशी शासक जो था वो कमजोर था, इसीलिए उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके धीरे धीरे करके बहुत सारे राजवंश अपने को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से राजवंश को पराजित करके उग्रसेन महापद्मनंद ने एक बड़े साम्राज्य को खड़ा किया था। उसमें से सबसे पहला इक्ष्वाकु। सोमदेव के कथा सरित सागर से ज्ञात होता है कि महापद्मनंद ने तत्कालीन साकेत, जिसको वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो महापद्मनंद के साकेत विजय का जो हमको विवरण मिलता है वो सोमदेव के कथा सरित सागर से मिलता है। दूसरा क्षेत्र देखें तो पांचाल है। इस क्षेत्र की पहचान वर्तमान रुहेलखंड, जिसके अंतर्गत बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है, वहां से की जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि इससे पहले इनका संघर्ष मगध से नहीं हुआ था। तो इतिहासकार मानते हैं कि जो पांचाल क्षेत्र है इसको पहली बार अगर किसी ने जीता तो उग्रसेन महापद्मनंद ने जीता, क्योंकि इसके पहले किसी भी मगध के शासक ने पांचाल क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया था और ना ही संभवतः उनका उनसे सीधे संघर्ष हुआ था। अगला राजवंश है काशेय। काशेय का तात्पर्य काशी राज्य से है और जो यहाँ पर वंशज थे, खासतौर से जो काशी नरेश थे उनके वंशज थे, वो लोग यहाँ पर थे, जिनमें से प्रसेनजित के वंशजों की बात कर सकते हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः महापद्मनंद के समय यहाँ का सामंत शासक विद्रोह कर देता है कि अपने को हम स्वतंत्र घोषित करते हैं, हम नहीं अधीनता मानते हैं किसी दूसरे राजा की। इस क्रम में महापद्मनंद ने उसको मार करके और काशी पर अधिकार कर लिया। तो उसकी तीसरी विजय काशी के रूप में दिखलाई देती है। अगली विजय देखें तो है जो कि माहिष्मती क्षेत्र में जा करके इसने अधिकार कर लिया और ये क्षेत्र जो है नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है। आगे देखें तो कलिंग साम्राज्य को इसने जीता। कलिंग उस समय त्रिकलिंग के रूप में जाना जाता था। इसकी पहचान वर्तमान उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों से की जाती है। फिर हम देखें कि यहाँ की एक हाथी के आकार की एक पहाड़ी है जो हाथी के आकार की दिखलाई देती है। इसके अंदर में ही लेख लिखा हुआ है जिसको हाथी गुम्फा लेख कहा जाता है। ये जो है महामेघ वाहन चेदी वंशीय शासक खारवेल था, उसका अभिलेख था। उसमें उल्लेख मिलता है कि किसी नंद राजा ने कलिंग को जीतकर जिनसेन, जो कि एक जैन प्रतिमा थी, उसको उठा ले गया, नंदराज उठा ले गया मगध को और वहां पर एक नहर का निर्माण करवा देता है।
विद्वान इस विजेता की पहचान उग्रसेन महापद्म नंद के रूप में करते हैं। तो इतना बलशाली नंदों में संभवतः कोई और नहीं हुआ, इसीलिए विद्वानों ने कहा कि ये जो विजेता रहा होगा वो महापद्म नंद ही रहा होगा, दूसरा राजा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ें, अशमक क्षेत्र देखते हैं। इस वंश के लोग गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में शासन करते थे। तो जो अशमक का क्षेत्र था वो गोदावरी नदी के आसपास देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के समीप स्थित निजामाबाद में नवनंद देहरा नाम का एक स्थान है। उसी के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि महापद्म नंद संभवतः इस क्षेत्र को विजित कर चुका था और अशमक को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे देखें तो कुरु वंश है। इसकी लोकेशन मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। और ये कुरु वंश जो है काफ़ी प्रसिद्ध वंश था। यहाँ की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो मगध की सीमाएं हम देख रहे हैं कि महापद्मनंद के माध्यम से कुरु प्रदेश तक पहुँच जाती हैं। और इसके अलावा देखें तो मिथिला, जो मैथिल क्षेत्र है, यहाँ के निवासी मिथिला निवासी कहलाते थे। और मिथिला की पहचान वर्तमान में नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर से की जाती है। तो जो वर्तमान का जनकपुर नगर है नेपाल, उसकी पहचान प्राचीन मिथिला से की जाती है। अगला देखें तो सूरसेन है। सूरसेन जो है वो आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में आता है, जहाँ पर सूरसेन राजवंश था। इसकी राजधानी मथुरा मानी गई है। मथुरा को यूनानी लेखकों ने मेथोरा कहा है तथा वो कहते हैं कि यहाँ हेराक्लीज की पूजा की जाती थी। लोग यहाँ हेराक्लीज को मानते थे। और इस हेराक्लीज की पहचान ईबी कार्डवेल जैसे विद्वानों ने तथागत बुद्ध से की है। इस बात में थोड़ी सत्यता भी लगती है। क्योंकि मथुरा के कंकाली टीले का उत्खनन किया गया है, जहां से बौद्ध और जैन प्रतिमाएं बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। और इन प्रतिमाओं को ला करके मथुरा संग्रहालय और उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय लखनऊ में संरक्षित किया गया है, उसको देखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो शूरसेन का एरिया था, मथुरा का एरिया था, जहाँ पर हेराक्लीज की बात आती है, उसका संबंध कई विदेशी विद्वान, जिनमें ईबी कार्डवेल प्रमुख हैं, वो बताते हैं कि ये बुद्ध थे जो हेराक्लीज कहलाते थे और उनके प्रतीक रूप में पूजा की जाती थी या उनका प्रतीक रूप में सम्मान किया जाता था। जो भी रहा हो, हम ये देखते हैं कि उग्रसेन महापद्म नंद ने अपने राज्य की सीमाओं या ये कहें कि मगध की सीमाओं को शूरसेन साम्राज्य के पास तक पहुंचा दिया था, या ये कहें कि मथुरा को उसने विजित कर लिया था। अगला है वीतिहोत्र। वीतिहोत्र के जो लोग हैं वो अवंती और प्रद्योतों के समीपवर्ती क्षेत्र में ही रह रहे थे और इनका जो है हैहयों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध दिखलाई देता है। तो ये है जो हैं वो माहिष्मती वाले क्षेत्र में ही हैं। और हम देखते हैं कि एक प्रकार अवंती और हैहयों के बीच में कहीं वीतिहोत्र रहा होगा। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप महापद्मनंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया। महापद्मनंद को उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक शासक माना जाता है। तो इतिहासकार इस तरीके से उग्रसेन महापद्मनंद की पहचान एक प्रतापी शासक के रूप में करते हैं और वो यह बताते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्र में अगर कोई पहला महान ऐतिहासिक शासक हुआ जिसने कि चक्रवर्ती सम्राट की तरह कार्य किया तो वो उग्रसेन महापद्मनंद था, जो मगध वंश का शासक था, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए उसने वहां पर अपने सामंत रख दिए, वहां की सब व्यवस्था को अपने में मिला लिया। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता चला, सीमाएं काफी दूर तक फैलती चली जा रही हैं
भारत के लगभग उत्तर भारत के समस्त एरिए में मगध साम्राज्य का प्रादुर्भाव हो चुका था। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से उग्रसेन महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों ने इस साम्राज्य के सीमाओं को संरक्षित रखा या फिर विखंडित कर दिया। ये बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे और उन लोगों पर चर्चा करते हुए हम फिर से मगध की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।